चलिए आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है। और उसका पहला टॉपिक है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। ठीक है। आप लोगों की परीक्षाओं के लगभग 60% प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। ठीक। और उसके तहत पहला टॉपिक है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। ये कंपनियां शब्द, व्यापारिक कंपनियां, बहुवचन में है। इसका मतलब एक से अधिक व्यापारिक कंपनियों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। यूरोपीय इसमें विशेषण शब्द लगा है, यानी ये जो व्यापारिक कंपनियां हैं यह यूरोप की व्यापारिक कंपनियां थी। और कुल 5 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। सवाल यह है कि 5 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का ही अध्ययन क्यों किया जाए, 5 से कम अथवा 5 से अधिक यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का अध्ययन क्यों नहीं। ठीक। तो देखो भैया, इतिहास विषय के तहत सामान्य घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। इतिहास विषय के अंतर्गत सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और आप में से जो लोग हमारे आरंभिक क्लास लिए होंगे, वीडियो देखे होंगे, उन्हें पता होगा कि महत्वपूर्ण घटना का आशय उस घटना से है जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन तथा उसके समाज पर परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न हो। यानी वह घटना घटित हो, उसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन और उसके समाज पर परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न हो। अब वो परिवर्तन चाहे सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक, दोनों प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करने वाली घटनाओं को इतिहास में महत्वपूर्ण घटना कहा जाता है। तो इन 5 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने, भारत में रहने, भारत के साथ व्यापार करने अथवा भारत से वापस जाने के परिणाम स्वरूप हम भारतीयों के जीवन पर कोई परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ। इसीलिए उन व्यापारिक कंपनियों का अध्ययन हम भारत के इतिहास के अंतर्गत नहीं करते। लेकिन जिन 5 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का अध्ययन यहाँ हम करेंगे, उनके भारत आने, भारत में रहने, भारत के साथ व्यापार करने अथवा भारत से वापस चले जाने के परिणाम स्वरूप हम भारतीयों के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन पर ढेर सारा परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न हुआ। इसीलिए हम 5 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का ही अध्ययन करते हैं। जबकि हकीकत तो यह है कि भारत 50 से अधिक यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत आईं, भारत के साथ व्यापार किया, भारत में रहीं और भारत से वापस गईं। ठीक है। उन 5 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबद्ध 3 बड़े ही सरल और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में बनते हैं।
तीनों यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबद्ध तीन बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, इन पांचों यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के स्थापना से संबंधित बनता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, इन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन से संबंधित बनता है। और तीसरा प्रश्न, इन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत से वापस जाने के संदर्भ में बनता है। ठीक। देखते हैं कि स्थापना से संबंधित सबसे सरल प्रश्न कौन सा बनता है। ऐसे कोई चार विकल्प देता है और प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की स्थापना सबसे पहले हुई, है ना। फिर चार विकल्प देता है और दूसरा प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की स्थापना सबसे बाद में हुई। तीसरा प्रश्न बनता है, किसी एक यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का नाम लेगा और पूछेगा इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। हाँ। और चौथा प्रश्न स्थापना से संबद्ध बनता है, ऐसे कोई तीन या चार यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नाम देगा और प्रश्न पूछेगा, इन व्यापारिक कंपनियों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रश्न चाहे जो हो, इसका उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपको पता हो कि कौन सी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई थी। तो स्थापना का वर्ष हमें ज्ञात होना चाहिए। ठीक। ऐसे ही दूसरा प्रश्न भारत आगमन से संबंधित बनता है कि कौन सी व्यापारिक कंपनी सबसे पहले भारत आई, कौन सबसे बाद में भारत आई, कौन व्यापारिक कंपनी किस वर्ष भारत आई, और किन्हीं तीन या चार यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नाम और कहेगा कि इनको भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित करिए, है ना। तो इसका भी उत्तर आप प्रॉपर वे में तभी दे सकते हैं जब आपको पता हो कि कौन सी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी किस वर्ष भारत आई। ऐसे ही एक समय ऐसा आया कि ये यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत से वापस गईं, तो वापस जाने से संबंधित भी वही चार प्रश्न आपसे बनते हैं कि कौन सी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी सबसे पहले भारत से वापस गई, कौन सबसे बाद में गई, कौन किस वर्ष गई, और चार विकल्प देगा, चार कंपनी का नाम कहेगा, इनको भारत से वापस जाने के क्रम में व्यवस्थित करें। इसका भी उत्तर वही है, आपको भारत से वापस जाने का वर्ष इनका पता होना चाहिए। तो आप पहली टेबल बनाएं, लिखें स्थापना का क्रम। हेडिंग बनाया है ना, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। अब उसके तहत आप पहली हेडिंग बनाएं, स्थापना का क्रम। हेडिंग हो गई। नंबर एक, आप कॉपी करते हुए चलेंगे। पुर्तगाली, 1498 ईस्वी। पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1498 ईस्वी में। नंबर दो, ब्रिटिश,
इसकी स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। नंबर 3 डच, इसकी स्थापना हुई 1602 ईस्वी में। नंबर 4 डेन, इसकी स्थापना हुई 1616 ईस्वी में। नंबर 5 फ्रांसीसी, इसकी स्थापना हुई 1664 ईस्वी में। ठीक है, कॉपी कर लिए। अब देखो भैया, स्थापना से संबद्ध चाहे जो प्रश्न पूछ कि कौन सी व्यापारिक कंपनी की स्थापना सबसे पहले हुई, तो अगर प्रथम 4 विकल्प में है तो पुर्तगाली है ना, अंतिम 4 विकल्प में है तो ब्रिटिश। हाँ, ऐसे ही किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई, प्रथम 4 विकल्प में है तो डेन, अंतिम 4 विकल्प में है तो फ्रांसीसी। हाँ, कौन सी किस वर्ष स्थापित हुई, स्थापना का क्रम आपको ये वर्ष याद होना चाहिए। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, जिस समय इन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई उस समय इनका भारत से कोई लेना देना नहीं था। पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी की स्थापना पुर्तगाल में हुई, स्थापना के समय इसका भारत से कोई संबंध नहीं था। ऐसे ही ब्रिटिश की स्थापना ब्रिटेन में, डच की स्थापना नीदरलैंड में, डेन की स्थापना डेनमार्क में, फ्रांसीसी की स्थापना फ्रांस में हुई। जिस समय इनकी स्थापना होती है इनका भारत से कोई संबंध नहीं था, इसको ध्यान रखें, है ना। अब आप दूसरी टेबल बनाएं, भारत आगमन का क्रम। भारत आगमन का क्रम। भारत आगमन का क्रम। नंबर 1 पुर्तगाली, 1498 ईस्वी। इनकी जिस वर्ष स्थापना हुई इसी वर्ष यह भारत आ गए। ठीक। नंबर 2 डच, 1605 ईस्वी। देखिए यहां बदलाव हो गया, स्थापना पहले ब्रिटिश की हुई लेकिन आए पहले डच। डच की स्थापना नीदरलैंड में 1602 ईस्वी में हुई, लेकिन ये अपनी स्थापना के 3 वर्ष पश्चात भारत आए। क्रम बदला ना। नंबर 3 ब्रिटिश, 1608 ईस्वी। नंबर 4 डेन, 1620 ईस्वी। नंबर 5 फ्रांसीसी, 1668 ईस्वी। नोट कर लिए। अब भारत आगमन से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा आपका सही होगा। ठीक है। अब आप तीसरी टेबल बनाएं, भारत से वापस जाने का क्रम।
भारत से वापस जाने का क्रम। नंबर 1, आज ये बिगड़ गया है। नंबर 1 डेन, दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों को भी, नहीं दिख रहा होगा। नंबर 1 डेन, ये भारत से वापस किस वर्ष गए? 1745 ईस्वी में सबसे पहले यही भारत छोड़े। नंबर 2 डच, 1759 में। नंबर 3 ब्रिटिश, ब्रिटिश का तो सब जानते हैं, 1947। नंबर 4 फ्रांसीसी, 1954। नंबर 5 पुर्तगाली, 1961। क्लियर हो गया भाई? तो ये सरफेस लेवल के बिल्कुल सतही 3 प्रश्न आपके हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आपको इनकी स्थापना का वर्ष, भारत आगमन का वर्ष, भारत से वापस जाने का वर्ष याद होना चाहिए। ठीक, अब इस टेबल से एक बात क्लियर हुई, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई, सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, लेकिन पुर्तगाली सबसे बाद में भारत से गए, है ना? तो अब हम लोग एक एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना अलग अलग कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे पुर्तगाली। पुर्तगाली, तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए। कब आए? 1498 ईस्वी में आए। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली, है ना? और कब आई? 1498 ईस्वी में आई। तो क्या इसके पूर्व यूरोपीय भारत नहीं आते थे? आते थे। भारत और यूरोप का व्यापारिक संबंध तो सनातन से है। 300 ईसा पूर्व में भी यूरोपीय व्यापारी भारत आते थे, भारत से वस्तुएं खरीदते थे, यूरोप लेकर जाते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे। ये तो क्रम 2000 वर्ष पहले से चला आ रहा। ये आना कैसा आना है? तो जो इसके पूर्व का आना जाना था वह मूलतः स्थल मार्ग से आना जाना था, और ये 1498 ईस्वी में आना समुद्री मार्ग से आना है। किससे? समुद्री मार्ग से आना है। समुद्री मार्ग से भारत आने वाली प्रथम शक्ति पुर्तगाली है ना?
दरअसल भारत और यूरोप का व्यापारिक संबंध तो बहुत पुराना था। यूरोपीय व्यापारी क्या करते थे, यूरोप से, मान लीजिए, वैसे मुझे मैप वैप नहीं आता, यूरोप से अरब जगत में ये प्रवेश करते थे, ये अरब जगत था, है ना। और अरब जगत से होते हुए ये भारत आ जाते थे, ठीक। लेकिन लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी ईस्वी में आपको पता होगा कि यूरोप के लोग ईसाई धर्म को मानने वाले थे और यह इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। धर्म युद्ध छिड़ा और वह धर्म युद्ध 100 वर्षों से अधिक समय तक चला, है ना। और उस धर्म युद्ध ने दोनों समुदायों के मध्य ऐसी वैमनस्यता उत्पन्न कर दिया कि अगर किसी ईसाई को कोई मुसलमान मिले तो वह उसे मारकर फेंक दे, और अगर किसी मुसलमान को कोई ईसाई मिले तो वह उसे मारकर फेंक दे। अब ईसाइयों, दैट मीन्स यूरोपियन के समक्ष यह समस्या खड़ी हो गई कि वह भारत कैसे आए, क्योंकि समुद्री मार्ग की खोज हुई नहीं थी, है ना। अगर अरब जगत में प्रवेश करें तो वहां मुसलिम शासकों का शासन है, उन्हें मार के फेंक देंगे। इसी प्रयास में यूरोपियन ने समुद्री मार्ग की खोज का प्रयास किया, ठीक है। अब आइए फिर मेन कंपनी पर, पुर्तगाली पर। पुर्तगाल की सरकार ने भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1498 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी स्थापित किया और उसका नाम था एस्तादो द इंडिया। क्या नाम था? एस्तादो द इंडिया। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी का क्या नाम था? एस्तादो द इंडिया, ठीक। अब इस कंपनी ने अपने एक सदस्य वास्को डिगामा, क्या नाम था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा को यह दायित्व दिया कि आप पुर्तगाल से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कीजिए और यदि भारत पहुंच जाइए तो वहां से अपने आवश्यकता की वस्तुएं लेकर वापस आइए, है ना। वास्को डिगामा पुर्तगाल से अपनी नौका के साथ भारत के लिए निकला। अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए लगभग 3 माह की यात्रा करके 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। जब वह अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा रहा था, अफ्रीका महाद्वीप ऐसे ही तो है ना, जो भी हो, ये तो लैटिन अमेरिका हो गया। तो ऐसे यहाँ एक स्थान है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप।
इस स्थान पर जब पहुंचा ना, तो यहाँ गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल मनीक से इसकी मुलाकात हुई और वास्को डिगामा ने अब्दुल मनीक से अपनी बात शेयर किया कि भैया मैं इंडिया के लिए निकला हूं, मुझे इंडिया जाने का मार्ग पता नहीं है, रास्ता बताएं। तो अब्दुल मनीक का कहना था कि मैं इंडिया का हूं, मुझे पता है। तो दोनों यहां से साथ साथ आए। तो इसी के पथ प्रदर्शन में यह कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कालीकट बंदरगाह पर पहले से ही अरब व्यापारी मौजूद थे। उन लोगों ने वास्को डिगामा का विरोध किया, लेकिन कालीकट के राजा जमोरिन ने, क्या नाम था, जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया और इससे आने का कारण पूछा कि क्यों। इसका कहना था मैं व्यापारी हूं, व्यापारिक उद्देश्यों से भारत आया हूं, अपने साथ स्वर्ण सिक्के लाया हूं, उसी के बदले भारत से वस्तुएं खरीदूंगा। चलेगा। लगभग 3 माह, सॉरी 3.5 माह तक वास्को डिगामा भारत में रहा। कितना? लगभग 3.5 माह तक। और अपने आवश्यकता की वस्तुएं खरीदा और सारा सामान लेकर फिर से भारत से पुर्तगाल के लिए प्रस्थान किया। लगभग 3.5 माह समुद्री यात्रा फिर से किया और तब जाकर पुर्तगाल वापस पहुंचा। तो एक यात्रा में 10 माह से अधिक का वक्त लगा और ये सामान पुर्तगाल के बाजार में ले जाकर बेचा। सारा खर्च काटने के बाद उसे 60 गुना का लाभ हो। कितने का लाभ हुआ? 60 गुना का लाभ। इसके बाद तो जैसे इस पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी को पंख लग गया हो कि जिस समुद्री मार्ग की खोज हमने किया है उसी मार्ग से बारंबार अपना व्यापारिक मंडल हमें भारत भेजना है। और दूसरा, जिस व्यापारिक मार्ग की हमने खोज किया है उस पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहिए, ताकि बिना हमारी अनुमति के, बिना हमारी परमिट के किसी दूसरे देश का व्यापारिक जहाज उस मार्ग से आ जा ना सके। जब सब उस मार्ग का प्रयोग करने लगेंगे तो ये जो 60 गुना का लाभ है ना, ये कम हो जाएगा। तो पुर्तगालियों ने जिस व्यापारिक मार्ग की खोज किया था उस पर स्थान स्थान पर अपनी नौसैनिक चौकियां स्थापित किया और ऐसा नियंत्रण स्थापित किया कि बिना उनकी परमिट के अरब सागर में कोई भी व्यापारिक जहाज किसी देश का यात्रा नहीं कर सकता। इवन मुगल बादशाहों को भी पुर्तगाली परमिट जारी करते थे। उनसे परमिट लिए बिना मुगल बादशाह के व्यापारिक जहाज भी अरब सागर की यात्रा नहीं कर सकते। इसीलिए तो पुर्तगाली अपने आप को समुद्र के स्वामी कहते थे और यह एकाधिकार 100 वर्षों से अधिक समय तक पुर्तगालियों का बना रहा। ठीक। अब पुर्तगालियों ने भारत में दूसरा व्यापारिक मंडल 1500 ईस्वी में भेजा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर इनके मन में यह विचार आया कि क्यों ना भारत में अपना व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किया जाए।
तो व्यापारिक केंद्र को फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री या कारखाना। आप लोगों को पता होगा कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? कोचीन। तो पहली फैक्ट्री स्थापित किया, तो फैक्ट्री का, कारखाना का क्या मतलब है? क्या वहां कोई उत्पादन कार्य होता था? नहीं। कंपनी के अधिकारी तथा कर्मचारी जिस बिल्डिंग में रहकर अपना ऑफिशियल वर्क करते थे उसी को फैक्ट्री कहा जाता। जहां ऑफिशियल वर्क होता था उसको फैक्ट्री या कारखाना कहा जाता। तो जब पुर्तगालियों ने भारत में अपना व्यापार बढ़ाया तो अन्य स्थानों पर भी भारत में अपनी फैक्ट्री यानी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और धीरे धीरे ढेर सारे व्यापारिक केंद्र पुर्तगालियों के भारत में स्थापित हो गए। अब पुर्तगालियों ने सोचा कि भारत में हमारे इतने अधिक व्यापारिक केंद्र हैं तो उनको गवर्न करने के लिए भारत में हमारा एक गवर्नर होना चाहिए। तो पुर्तगालियों ने भारत में पहला गवर्नर 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को नियुक्त किया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसका मतलब यह है कि जिस समुद्री मार्ग की हमने खोज किया है उस पर अपना पूर्ण एकाधिकार बनाए रखना। अब दूसरा गवर्नर, तीसरा गवर्नर, ये प्रक्रिया चलने लगी। पुर्तगालियों ने सोचा कि क्यों ना भारत की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर भारत में अपना साम्राज्य भी स्थापित कर लिया जाए। तो इसकी शुरुआत किया दूसरे फ्रांसीसी गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। उसने सबसे पहले 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल खां को पराजित करके गोवा पर अधिकार किया। अब ऐसे करते हुए भारत में इन्होंने गोवा, दमन, दीव, बंबई, कोचीन, हुगली, है ना, कन्नूर जैसे कई स्थानों पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। और इन्होंने सोचा कि भारत में हमने जिन जिन भौगोलिक क्षेत्रों पर अधिकार किया है वहां ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए। ऐसा भी किया। पुर्तगालियों की भारत को कई देन भी है। जैसे भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा ही की गई। क्यों? ताकि बाइबल की प्रतियां छापकर भारत में ईसा मसीह की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जा सके। भारत में कई प्रकार की फसलों की खेती की शुरुआत, जैसे तंबाकू, आलू, मूंगफली, इन सब की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा ही की गई। पुर्तगालियों के भारत से पतन के पीछे दो मूल कारण था। इनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति। जिन भौगोलिक क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार किया था वहां से ढेर सारे मंदिरों को और अधिकांश मस्जिदों को नष्ट कर दिया था और वहां गिरिजाघर स्थापित किया था। इनका भारत में जिन भू क्षेत्रों पर शासन स्थापित था वहां के लोगों को यह ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर करते थे।
इससे भारतीयों में यह अलोकप्रिय हो गए। और दूसरा पतन का कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिक शक्तिशाली होना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल प्रोफेशनल कंपनी थी। उसने अपनी स्थापना के लगभग 150 वर्षों तक ना तो भारत में साम्राज्य विस्तार किया और ना ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन दोनों से यह कंपनी दूरी अपनी बनाए रखी, अपितु अपना सारा ध्यान व्यापारिक एकाधिकार की तरफ लगाया। यही इनके भारत से पतन का दो कारण रहा। कुछ समझ में आया? समझ में आया कुछ? यही कुछ बातें नोट करिए। बोले, लिखो भैया। आपने हेडिंग पुर्तगाली डाला है, लिखिए। भारत तथा पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए पुर्तगाल की सरकार ने पुर्तगाल की सरकार ने 1498 ईस्वी में एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया नामक व्यापारिक कंपनी स्थापित किया। अगला फैक्ट, पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा प्रथम यूरोपीय था जिसने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। अगला फैक्ट, वास्को डी गामा वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए लगभग 3 माह की समुद्री यात्रा के पश्चात
गुजरात के व्यापारी अब्दुल मनीक के सहयोग से सत्रह मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट ब्रैकेट में केरल बंदरगाह पर पहुंचा। अगला फैक्ट, कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अगला फैक्ट, पुर्तगालियों का दूसरा व्यापारिक मंडल अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में 1500 ईस्वी में भारत आया। ठीक है। आपसे देखो, पहला व्यापारिक मंडल तो वास्को डी गामा के नेतृत्व में आया, दूसरा व्यापारिक मंडल अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में आया। ठीक है। अगला फैक्ट, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री पंद्रह सौ 3 ईस्वी में कोचीन ब्रैकेट में केरल में स्थापित किया। अगला फैक्ट्री का तात्पर्य उस बिल्डिंग से है जहां कंपनी के कर्मचारी अपना ऑफिशियल वर्क करते थे।
आशय समझ रहे हैं ना? अगला फैक्ट, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अल्मीडा याद रखिएगा, काम चलता रहेगा। अगला फैक्ट, अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला फैक्ट, भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर, द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क याद रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अगला फैक्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क था, ठीक है। अगला फैक्ट, अल्बुकर्क ने कोचीन को राजधानी बनाया। जो अल्बुकर्क ने कोचीन को राजधानी बनाया, जो भारत में पुर्तगालियों की प्रथम राजधानी थी। ठीक है। अगला है, अल्बुकर्क ने (1510) में बीजापुर के सुल्तान
बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल खां को पराजित करके, मैं फिर से बोल देता हूं, अलबुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल खां को पराजित करके गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा, ठीक है। आज इतना ही लिखवाऊंगा, इसके आगे की घटनाएं कल की क्लास में लिखवाऊंगा। क्या आप लोगों को बातें समझ में आई? हाँ, समझ में आया? चलिए, थैंक यू।